हमारी जो ट्रेनिंग है आज समझ ले ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। बेसिक सारी चीज़ें हमने कवर, टेक्निकल इंडिकेटर्स हमने काफ़ी डिटेल में कवर करे हैं। और बाकी कुछ बेसिक्स भी पढ़ी हैं, कुछ हमने स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करी हैं। और साइकोलॉजी भी हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करी थी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को मज़ा आया होगा। आप लोग अपने अपना ज़रा फीडबैक दें, फिर मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दूंगा। वन बाय वन, आज तो वैसे भी काफ़ी कम लोग हैं। इससे पहले, ट्रेनिंग से पहले, जी। आप लोग का मैं आपसे सवाल इस तरह से करता हूँ कि ट्रेनिंग से पहले आप लोग को जो भी चीज़ पढ़ी, इसके मुकाबले में पहले से आपको नॉलेज होगी, इस जितना भी कुछ पढ़ा, जितनी डेप्थ में पढ़ी, उसके मुकाबले में कितने परसेंट नॉलेज थी? 10%, 15%, 70%? और उसके बाद आपको ट्रेनिंग में ओवरऑल कुछ लगा कि हमने कुछ वाकई में कुछ पढ़ा, कुछ सीखने की चीज़ है क्या? वाकई ये इतनी ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है क्या? ये वाकई साइंस है या सिर्फ तुक्केबाजी है? इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या अंदाज़ा हुआ, क्या फील हुआ? ये सारी चीज़ें ज़रा मुझे आप लोग फीडबैक दें वन बाय वन। मुजम्मिल साहब, फर्स्ट साहब। नहीं, मुझे टेक्निकल इंडिकेटर्स की इतनी नॉलेज नहीं थी। एमएसीडी मुझे सबसे स्ट्रांग लगता है इसके अंदर जो हमने सीखा है। इसके अलावा ये जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है ना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको बाइंग और सेलिंग का पता चल जाता है कि आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। और हम्म। ये में 25 से आपको स्टॉप लॉस पता चल जाता है, जिससे आपका जो रिस्क लेवल है वो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। इसके अलावा आपने जो पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन बताई, उससे काफ़ी फर्क पता चल जाता है कि आपको जो आपस में कोरिलेशन जिसमें कम हो, वो सेक्टर्स भी लेने चाहिए। जैसे स्टील और सीमेंट एक जैसे हैं, तो सारे पैसे उसमें नहीं लगाने चाहिए। तो हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई, दिमाग बहुत खुला है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है जो दो तीन ट्रेड्स ली हैं। हाँ, वो है कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं सेलिंग करने के अंदर, क्योंकि अभी डरते हैं। वो भी इंशाल्लाह विद टाइम सीख जाएंगे, और जितना चार्ट देखते रहेंगे उतनी चीज़ें और समझ आती रहेंगी। ठीक है, हम्बल भाई। जी सर, सीखने को बहुत सारी चीजें मिली हैं, क्योंकि काम तो बहुत अरसे से करते थे, लेकिन टेक्निकली ये चीजें जो है किस वक्त बाइंग करनी चाहिए और किस वक्त नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली पहले बाइंग भी जो है वो, उसको अगर हम अपने यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में तुक्के मारते थे, या मार्केट जो है वो नया हाई मारती थी तो उस वक्त परचेजिंग करते थे, या टिप्स के ऊपर या कोई इनसाइड न्यूज ऐसी आती थी उसके ऊपर बाइंग कर रहे होते थे। और बेचने के अंदर ये हो रहा होता था कि बस जैसे ही मार्केट चलते चलते उसने ब्रेक मारा और थोड़ी सी नीचे आई तो उस वक्त बेचने में भी जल्दी कर रहे होते थे। ये चीज यूजुअली जब तक ये नहीं पड़ा था उस वक्त हो रहा था। और अभी भी उसका असर तो है ही, कि कुछ जैसे आप ट्रेड्स बोलते हैं वो ट्रेड्स ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है तो घबराहट शुरू होती है। ऑब्वियसली लॉस हो रहा था तो घबराहट तो आती ही है। तो उस वक्त अभी अभी तक यही हो रहा है। और फिर उसपे वो भी होता है कि यार इतना सीखने का फायदा क्या हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, जो सीखा है वो उसको अप्लाई भी करना चाहिए। लेकिन फायदा ओवरऑल अच्छा फायदा हुआ है। और इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो पुरानी आदतें बाकी हैं। तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये करते रहेंगे चार्ट्स को देखकर, और आपकी क्या कहते हैं गाइडेंस के अंदर इंशाल्लाह जो है वो चीजें और भी बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई, उस्मान भट्टी साहब? देखिए, मैं आप लोग को जो बाई कॉल देता हूँ ना, मैं भी वही आइटम खरीदता हूँ। ठीक है। बस ये है कि जाहिर है, मैं भी पहले ऐसे ही था। हर बंदा पहले शुरू में ऐसे ही होता है, लॉस करता है और पैनिक करता है। उसको लगता है कि एक आइटम नीचे जा रहा है तो बस वो जाता रहेगा। या पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, या पहले जो है ना रिस्क मैनेज नहीं करते थे। और पहले पता ही नहीं होता था ना कि आइटम कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान हो जाता था। ऐसा भी होता था प्रॉफिट वाली चीज़ भी लॉस में चली जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैंने आप लोग को पोर्टफोलियो दिखाया था, हालांकि मैं कोशिश मेरी होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटजी से ना चलूं। ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई, जो सर पे थोड़े से बाल है ना, वो बाल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करके अपने आप को टेंशन में नहीं डालता, मैं बिल्कुल डिफेंसिव खेलता हूँ। अब जैसे ये पोर्टफोलियो है, आपने देख रहे होंगे, आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नज़र आ रहा है आप लोग को ये पोर्टफोलियो?
जी सर। जी जी। ये आप लोग के हिसाब से कैसा है? ठीक है, मुनासिब है, या बस ठीक है? हम्म। ये तकरीबन आपको 10 महीने का, 9-10 महीने का है पीरियड। मैंने बताया बहुत डिफेंसिव खेला है, इसमें मैंने फ्री कैश छोड़ के खेलता था। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, 25% फ्री कैश छोड़ के खेलता था हमेशा। तो ये उस तरीके सर का ये तो है। 10 महीने का 70% बन रहा है, तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मैं यही पूछा आप लोग के हिसाब से कैसा है। नेट ऑफ तो 70% है जैफा भाई, अच्छा ही हुआ ना, 70% तो बहुत होता है। हाँ, माशाल्लाह से। सर तो टू गुड है, टू गुड। चले माशाल्लाह, देखिए इस ये जो है ना, वैसे जो है ना इस मार्केट में अगर आप लोग का पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो 100% भी लोगों के हैं, 200% भी लोगों के हैं, बस वो वाले हैं जो लेके बैठ गए। और उनको बस एक फायदा ये उसके लिए होता है कि जिनको पता होता है कि ये आइटम, मिसाल के तौर पर जैसे पीआईए है, ये यहाँ पे जाएगा, इसकी सेल हो रही है। अंदर की न्यूज़, अगर एक बंदे को अंदर की न्यूज़ भी पता लग गई ना, तो उसका पोर्टफोलियो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हो। हम वो काम नहीं कर रहे, हमें अपने बलबूते पे काम करना है। अंदर की न्यूज़ की बेसिस पे हमें काम ही नहीं करना ना। तो उस हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो कुछ यहीं पे लाई करना चाहिए था। 30% से लेकर 50-60% के दरमियान अगर जिसका पोर्टफोलियो है, तो इसका मतलब है मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा है। अब इसमें जाहिर है बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी आएगा। नीचे भी गया है, इवन जनवरी अगर आप देखें 2024 में, दिसंबर और जनवरी में बहुत बुरी तरीके से नीचे भी गिरा है पोर्टफोलियो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करा है। अब और नहीं हुजैफा मार्केट, भाई, आपके पोर्टफोलियो में शॉर्ट सेलिंग भी नहीं है ना, बहुत से लोग शॉर्ट सेलिंग करके भी तो पोर्टफोलियो ऊपर ले जा रहे हैं अपना। हाँ ये बात भी है, जो शॉर्ट सेलिंग अगर होती तो ये पोर्टफोलियो पता नहीं शायद डबल हो चुका होता। हम्म। तो शॉर्ट सेलिंग नहीं है इसमें। अच्छा, हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट अगर मिसाल के तौर पे बढ़ती है, जब मार्केट बढ़ रही होती है ना, आपके आइटम थोड़े थोड़े बढ़ रहे होते हैं, 1%, 1%, 1% रोजाना की बेसिस पे। जब गिरती है ना, एक ही दिन लोअर लॉक लग जाता है। तो गिरती हुई है ना, जब मार्केट गिरती है ना, तो बहुत स्पीड से गिरती है। तो उस वक्त आपको पोर्टफोलियो को बर्दाश्त करना, रोक के रखना बड़ा मुश्किल है। आप लोग को करना क्या होता है कि मार्केट आपको पता होना चाहिए, इतनी नॉलेज की यार। अभी आप जिस तरह से आइटम का चार्ट देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, आप सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आप KC 100 इंडेक्स का एनालाइज करें। देखें कि क्या इसने EMA 20 ब्रेक कर दिया, S1 पर कब आ रहा है, RSI की क्या है, MACD क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना, मार्केट में कुछ मसला लग रहा होता है ना, तो एटलीस्ट 40% कैश पे तो आऊँ। यानी कि अगर 100% है, 1 लाख रुपए मेरे पास है, तो 40,000 मेरे पास फ्री कैश हो, तो उस 40,000 पे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा भी तो वो 60% पे होगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो मेरा 10% नीचे गिर सकता था, अब वो मेरा 6% नीचे गिरेगा। या अगर पोर्टफोलियो मेरा 5% नीचे जाता, अगर मैंने पूरा 100% कैश स्टक किया हुआ होता, तो वो अब 5% के बजाय अब मेरा 1%, 2% नीचे जा रहा है। तो ये इस तरीके से रिस्क मैनेज करना आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है ना, इसमें वो तमाम आइटम है जो अभी लॉस में खड़े हुए हैं, जिसमें PTL शामिल है, FFL शामिल है, और ये जो तंग करने वाले आइटम है ना, जो तंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले आइटम लिए हैं, जिसका टारगेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये वो शामिल है। अच्छा, इसमें मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि जो 9.3% नीचे गया ना, ये 3%, यहाँ पे कहीं टैली लिया था मैंने। टैली लिया था मैंने कोई 10 रुपए पे, 10 रुपए पे लिया, लेकिन मैंने कैश छोड़ा हुआ था। जैसे मैंने आप लोग को बताता हूँ, एक हिस्सा कैश का छूटा हुआ होता है। बहुत नफ्स पे बहुत काबू पाना होगा आप लोगों को। तो नीचे गिरा, नीचे गिरा, वो टैली टैली मेरे ख्याल में 7 रुपए पे आ गया, या उससे भी नीचे आ गया था। कहाँ 10 रुपए का आइटम कहाँ 7 रुपए पे आ जाए, तो ठीक ठाक लॉस हो गया। लेकिन क्योंकि पहले से सपोर्ट लेके बैठा हुआ था, अच्छा आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, आने दो, आने दो, आया, एवरेज कर लिया इसको यहाँ पर। जैसे ही एवरेज करा, तो अगर 10 रुपए का है, 7 रुपए पे करा, आ, समझ ले 8.5 रुपए का एवरेज हो गया। उसके बाद वो आइटम अपना 9 रुपए के करीब कहीं गया था आई थिंक, या 9 रुपए से भी शायद ऊपर गया था। तो उसको सेल करा, तो ठीक ठाक जो भी नीचे गया था वो सारा ऊपर आ गया, प्रॉफिट भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अगर आपके पास इस पॉइंट पर कोई कैश नहीं होता, तो जब ये आइटम नीचे जाता ना, तो टैली 10 रुपए पे, शायद मैंने 10 रुपए लिया था, तो 10 रुपए वो वापस नहीं गया। ठीक है, जितने पे भी मैंने लिया था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं आ रही, वो वापस नहीं गया।
तो जब वो वापस नहीं किया तो मैं उसको सेल भी नहीं करता। आज वो दोबारा 7 रुपए पे आगे खड़ा हुआ है, तो मेरा लॉस यहीं पे यहीं होता, मेरा पूरा पोर्टफोलियो अभी इस वक्त इसी पॉइंट पे खड़ा होता या इससे नीचे हो चुका होता। तो कैश अगर होता है ना मेरे पास, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, जिस पोर्टफोलियो में कैश होगा ना वो जीत जाएगा। तो कैश था, कैश पे यहाँ पे एवरेज करा, उसको निकाल के उससे अल्लाह हाफिज करा, और फिर इस तरह से हुआ। ठीक है, अब जैसे पीटीएल है, मेरे पास पीटीएल है लेकिन मेरे पास कैश भी मौजूद है। जैसे ही मजीद कैश होगा या मार्केट लग रहा होगा कि अब काम होने वाला है, तो मैं 40% कैश अपना बना लूंगा कि यार 40% मेरे पास कैश आ। उसके बाद अगर पीटीएल लेट सपोज और नीचे भी चले जाता है, मैं उसको एवरेज करूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक हिस्से में बाइंग करी थी, एक हिस्सा पूरा कैश है, तो मैं उससे पूरा बाइंग करूंगा। लेट सपोज मेरे पास 42 का पीटीएल पड़ा हुआ है, 32 पे आ जाता है पीटीएल, 32 पे बाइंग करता हूँ तो मेरा कोई 36 37 का पीटीएल हो जाता है। उसके बाद तो वो वहां से ऊपर जाएगा, तो जितना लॉस हो रहा था वो एक झटके में सारा का सारा कवर हो जाएगा। और ये जो इतना नीचे गया था वो एक झटके में कैंडल ऊपर बना देगा। तो कैश लेके चलें, इंशाल्लाह आप लोग को मजा आएगा। गुड रमीज भाई, 52% भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गेन है, और बेहतरीन गेन है। आप लोग का गेन जो है ना इस वक्त 30% से ऊपर होना चाहिए। 30% भी है ना तो बहुत बेहतरीन गेन है। 52% तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गेन है। ठीक है, और ये चीज़ मैं बताऊं कि मार्केट जो बुलिश थी ना, वो बिल्कुल स्टार्ट में जितनी बुलिश थी ना, अब वो उतनी नहीं है। पहले तो हर आइटम इतनी स्पीड में जा रहे थे, पागल हुए हुए थे जब मार्केट पिछले साल। अब आप देखें कुछ आइटम चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, रिफाइनरीज नहीं चल रही, और इसी तरह से ऑयल एंड गैस नहीं चल रहा, ऑयल गैस मार्केटिंग नहीं चल रही, और बहुत सारे गैस सेक्टर नहीं चल रहा, आईटी सेक्टर नहीं चल रहा, और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं वो आपको नजर आएंगे कि वो चल ही नहीं रहे। टेक्सटाइल नहीं चल रहा। ठीक है। सर बहुत लिमिटेड स्क्रिप्ट्स चल रहे हैं, बाकी तो पूरी हाँ मार्केट रुकी हुई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत कम आइटम्स चल रहे हैं। पहले जो देखा था ना, तो पहले टेक्सटाइल गुलामत 16 17 पे था, वो भी 24 रुपए पे गया था। अब वो आज तक 22 रुपए पे 20 रुपए पे ही खड़ा हुआ है, अभी भी वहीं पे वहीं खड़ा हुआ है। एएनएल जो शुरू में 6 रुपए से 9 रुपए पे गया था, आज वो वहीं पे ही खड़ा हुआ है 7 8 रुपए पे। वेव्स जो है अभी भी 7 पे खड़ा हुआ है। इसी तरह से ऑयल गैस मार्केटिंग, ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी सब डाउन हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो इस मैं ये बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में जिसको गेन हो गया ना, हो सकता है अब उसको उस परसेंटेज से उसको गेन ना मिले। खैर, चले काफ़ी देर हो गई है, अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग अपने रिव्यूज ज़रूर शेयर कर देगा, कल मैं ग्रुप खोलूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।